जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। प्यारे भाई क्वेश्चन निकालें जी। प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 3 जी। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में जाएं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 शाबाश ओपन करें जी। एग्रीकल्चर IAS 41 जी बच्चों शाबाश 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 हिम्मत करें बच्चों। जी बच्चों रिकंसिलिएशन बनानी है। क्या बनानी है बच्चों? ठीक है जी। अच्छा बच्चों जी शाबाश इधर देखें। जी जी वो फिर इधर नहीं चलेगा सही ना, ये नजर नहीं आएगा बच्चों को। किसके? ये समीर भाई इधर कर दीजिएगा इसी पर। अच्छा बच्चों इधर भाई इधर गुड्डू। अच्छा कहता है जी इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IAS 41 कैलकुलेट द गेन। क्या करना है बच्चों? कैलकुलेट करें बच्चों क्या? गेन शोइंग प्राइस एंड फिजिकल चेंज सेपरेटली। क्या प्यारे दोस्तों? इन रिस्पेक्ट ऑफ हर्ड शुड बी रिकॉग्नाइज। अच्छा ठीक है बच्चों, अब इधर सुनना बच्चों। अब ना आपने प्राइस एंड फिजिकल गेन को सेपरेटली बताना है। डन है ना? On 1st Jan 2010 ABC Limited had a herd of 20। कितने बच्चों? 20। एक ईयर कितनी प्यारे दोस्तों? 3 years। क्या था जी? On 1st July 2010 3 animals were born। अच्छा ठीक है पहले ये छोड़ें, मुझे बताएं ओपनिंग में क्या आएगा जी। शाबाश जी। ओपनिंग कितने थे बच्चों? 20। प्यारे दोस्तों ये साल के शुरू में आ जाए बच्चों। 3 year old एनिमल 1st Jan 2010 ओपनिंग में कितने के हैं जी? बताइएगा प्लीज। हाँ जी ये बना यही बना भाई। अच्छा जी कहता जी ऑन 1st July 2010 3 एनिमल्स वर बॉर्न। कितने प्यारे दोस्तों? ये जरा चेक कर लें। अब प्लीज मेरी बात सुनना बच्चों। अब मैं ना जरा थोड़ा सा इधर देखें। मैं जरा हाईलाइट कर रहा हूँ 3 year old। ये भी क्या है प्यारे दोस्तों? ये जो गेन आ रहा है ये कौन सा है जरा बताएं। ये कौन सा गेन है बच्चों? बच्चों फिजिकल कैसे है? ये 3 year मतलब साल तो नहीं बढ़ाना बच्चों। अब ये हो गए हैं कितने साल के बोल रहे हैं? अब ये कौन सा गेन है? अब ये जो है ना ये 320 से ये 350 तक का सफर, ये क्या है बच्चों? समझ गए बच्चों? नेक्स्ट बच्चों न्यू बॉर्न। क्या प्यारे दोस्तों? शुरू में ये सारा का सारा क्या है? फिर प्यारे दोस्तों न्यू बॉर्न इधर भी लफ्ज का लिखा बच्चों। न्यू बॉर्न इधर भी लफ्ज का लिखा बच्चों। ये कौन सा गेन है? और अब न्यू बॉर्न हो गए हैं कितने के साल के एंड पे? 0.5। ये क्या है? डन बच्चों। ये फिजिकल गेन। डन। ठीक है बच्चों भाई सही है। अच्छा जी प्यारे दोस्तों आप भी इधर आए जी। अब आपने क्या करना जी? इधर देखें। इधर क्या आना है प्यारे दोस्तों? बोलो शाबाश। इधर आना है जी प्राइस बोलो। और इधर बच्चों जगह छोड़ के। अच्छा जी जो न्यू बॉर्न प्यारे दोस्तों 1st जुलाई पे हैं। कब प्यारे भाई? न्यू बॉर्न जो 1st जुलाई पे। अब आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं बस। जी बताएं कितने हैं बच्चों? 3 मल्टीप्लाई है जी प्लीज। रुपीज कितना? 180। कितना बना टोटल? डन हो गया बच्चों। डन हो गया जी। डन बच्चों। ठीक है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जी अच्छा एक दफा इसे ना फड़का दें बच्चों। ये न्यू बॉर्न को ये शुरू में तो ये रिकॉर्ड कर लिया ना भाई। शुरू में तो 1st जुलाई पे ये रिकॉर्ड कर लिया। अब ये प्यारे दोस्तों न्यू बॉर्न इधर भी लफ्ज का लिखा है बच्चों। और ये कितने का गेन आ रहा है बच्चों? 10 का। ये बच्चों आएगा ये आएगा जी 10 मल्टीप्लाई बाय रुपीज कितना? सॉरी जी माजरत 3 मल्टीप्लाई बाय रुपीज कितना बच्चों? डन। डन।
और फिर प्यारे दोस्तों न्यू बॉर्न अब कितने के हैं? 0.5 के हैं जी। फिजिकल 3 मल्टीप्लाई बाय रुपीज कितना? अब ये 40 कैसे आया? ये 10 कैसे आया? डन। ये देख लेना जरा, आप देख लें जी। बताइएगा बच्चों 120 एग्रीड? एग्रीड। डन है बच्चों? सही है जी मोहतरम। नेक्स्ट जी, नोट कर लिया। नेक्स्ट बच्चों ये ओपनिंग में 300 के हैं, ये पुराने वाले 3 साल वाले, और 3 साल वाले साल के एंड पे एज ना बढ़ने की वजह से गेन कितने का आ गया बच्चों जी? ये है कितने? मल्टीप्लाई बाय रुपीज कैसे जी? डन। डन ना बच्चों? डन। आगे अब कितना जी? अब देख भाई इधर देखो गुड्डू, इधर देखो, उधर बाद में देखना। अब ये 350 पे आ गए हैं ना? कहां से बच्चों? 320 से। हाँ जी, कितना? हाँ जी, डन। डन। इधर कितना आ गया? 540। इधर आना है 120। इधर जी जी कितना जी? 1 2 एंड पे क्लोजिंग जी कितना? 7 6। डन। एनी प्रॉब्लम जी? एनी प्रॉब्लम जी? डन है भाई, ठीक हो गया जी, शाबाश, नोट कर लें। जी। और भाई ठीक है बच्चों, ओके हो गया? सही है, नोट कर लिया जी बच्चों। अच्छा, नोड के जो क्वेश्चन है ना, नोड के जो क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन बच्चों? अब जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स आती जाएंगी हर स्टैंडर्ड की, फिर नोड का क्वेश्चन होता जाएगा साथ साथ। भाई ठीक है ना? अच्छा बच्चों प्यारे भाई, अब मेरी बात जरा गौर से सुननी है प्लीज, बात गौर से सुननी है जी, प्लीज गौर से सुननी है जी। एक स्टैंडर्ड है जी जिसका नाम है IAS 30 इम्पेयरमेंट ऑफ, बोलो जी। एसिड कौन सा बच्चों? एसिड नहीं, एसिड कौन सा? इधर किस एसिड की बात कर रहे हैं? इधर इधर बच्चों हम नॉर्मली कर रहे हैं, वैसे तो इंटेंजिबल भी हैं बच्चों। इधर हम कर रहे हैं IS 16 की बात, और ये अप्लाई वैसे IS 38 पे भी होगा, लेकिन वो हमारे स्कोप में, वो हमने पढ़ा नहीं है ना बच्चों। मेरी बात समझे बच्चों? इधर जो हमने इम्पेयरमेंट करनी है प्यारे दोस्तों, वो सीखनी है, वो किस स्टैंडर्ड के मुताबिक बच्चों? वो तो है IS 36 के मुताबिक, लेकिन एसिड कौन से होंगे बच्चों? वैसे तो प्यारे दोस्तों NRV पे हमने बात की थी, वो ना इन्वेंट्री वाला जो स्टैंडर्ड है बच्चों IAS 2, उस पर भी इम्पेयरमेंट है।
हमने एनआरवी पे थोड़ी सी मेरे प्यारे भाई बात की थी कि चीज की कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी है, लेकिन हो सकता है मार्केट में इतने की भी ना बिके, तो ये इन्वेंट्री की आइटम क्या होगी है, इम्पेयर होगी। क्या होगी बच्चों? एनआरवी एडजस्टमेंट बच्चों। लेकिन उसकी इम्पेयरमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है बच्चों। बात समझे बच्चों? जी हमारे, हाँ वो सिलेबस में तो नहीं, खैर मतलब हमारे स्कोप में नहीं है। उसके ऊपर अप्लाई क्या होगा? IS 36 नहीं, IS 2। क्या मेरी बात समझे? जिन एसेट्स की बात हमने करनी है ना, वो है प्यारे दोस्तों बिल्डिंग है, प्लांट है। अभी बात समझे? जी बच्चों भाई सही है। अब सुनना जरा, इस स्टैंडर्ड की जरूरत क्यों महसूस हुई, पहले तो ये समझना जरूरी है। इस स्टैंडर्ड की जरूरत क्यों महसूस हुई प्यारे दोस्तों? इंपेयरमेंट की। प्यारे दोस्तों ये वाले जितने एसेट्स मैंने अभी आपसे तस्करा किया इनका, जिस तरह मैंने कहा जी प्लांट है, बिल्डिंग है, प्यारे दोस्तों अगर हमें लगता है कि हमारी किताबों में, क्या बोलो, हमारी किताबों में जो बुक वैल्यू आ रही है, बुक वैल्यू का मतलब जितने का ये हमारी बुक्स में आ रहा है, जितने का बोलो शाबाश, जितने का ये हमारी बुक्स में बोलो आ रहा है, उसे क्या कहते हैं? बुक वैल्यू कहते हैं ना, बुक वैल्यू कहते हैं ना, जितने का ये हमारी बुक्स में आ रहा है। अगर हमें लगता है कि जी इसकी, बोलो शाबाश, इसकी वर्थ इतनी नहीं है, इसकी बोलो शाबाश, इसकी वर्थ इतनी बोलो नहीं है, तो हमें अपने एसेट पर क्या करना पड़ेगा? एक टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। क्या परफॉर्म करना पड़ेगा? दोबारा सुने, इस स्टैंडर्ड की जरूरत क्यों महसूस हुई उसके बारे में बच्चों जरा सुनना, बच्चों गौर से सुनना। अगर हमें ये लगता है कि ये जो प्लांट, मशीन, इस तरह के एसेट्स हैं बच्चों, ये जो IS 16 वाले हैं, अगर हमें मेरे प्यारे भाई लगता है कि जितने का ये एसेट हमारी बुक्स में आ रहा है, बुक वैल्यू ना, इसकी वर्थ इतनी, बोलो शाबाश, यानी इससे हम इतनी अमाउंट भी रिकवर नहीं कर सकते जितनी इसकी क्या है, बोलो शाबाश, बुक वैल्यू। इतनी अमाउंट इससे हम रिकवर का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूं। इतनी भी अमाउंट हम इससे रिकवर नहीं कर सकते जितनी इसकी क्या है, बुक वैल्यू। तो हमें एक टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जिसे कहते हैं इंपेयरमेंट टेस्ट। क्या कहते हैं बच्चों? जब इंसान अल्लाह ना करे बीमार होता है तो बच्चों एक टेस्ट करवाते हैं ना, फिर टेस्ट करवाते हैं, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। प्यारे दोस्तों जब एसेट बीमार हो गया, क्या हो गया, मिसाल दे रहा हूं, या कोई भी मसला बना बच्चों, तो हमें एक टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा अकाउंटिंग पीरियड के, नॉर्मली अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर। क्या करना पड़ेगा? एक टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। उस टेस्ट का नाम है इंपेयरमेंट टेस्ट। क्या? इंपेयरमेंट टेस्ट का मतलब है जी एक ऐसा टेस्ट जो हमें ये बताएगा कहीं एसेट जो है वो बुक वैल्यू से भी उसकी अमाउंट कम तो नहीं होगी। सर ये तो रिवैल्यूएशन लॉस की बात कर रहे हैं आप। नहीं, रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन का ताल्लुक ये है बच्चों, हमने, कंपनी की पॉलिसी है हर 3 या 5 साल के बाद उसने क्या करवानी है, बोलो रिवैल्यूएशन। हर 3 या 5 साल के बाद कंपनी ने क्या करवानी है? क्या उससे पहले कभी एसेट अपनी, बोलो शाबाश, क्या उससे पहले कभी एसेट अपनी वैल्यू नहीं लूज कर सकता? या कंपनी की पॉलिसी है 5 साल के बाद रिवैल्यूएशन करवाना, या 3 साल के बाद, या 4 साल के बाद रिवैल्यूएशन करवाना। क्या इन 3 या 5 साल से पहले कभी एसेट अपनी वैल्यू लूज नहीं कर सकता या कर सकता है? तो फिर आप तो वेट करते रहेंगे बच्चे रिवैल्यूएशन का। क्या मेरी बात समझे? तो उसके लिए बच्चों स्टैंडर्ड क्या है बच्चों? इंपेयरमेंट ऑफ एसेट, IS 30 बोलो 6। दूसरी बात, IS 16 ने 2 मॉडल्स दिए। कितने मॉडल्स दिए? एक है रिवैल्यूएशन मॉडल और दूसरा, रिवैल्यूएशन तो सिर्फ तब होगी ना जब रिवैल्यूएशन मॉडल है। अगर IS 16 वाला एसेट है बच्चों और वो क्या जी, हमने उसे रखा है कॉस्ट मॉडल पे। किस मॉडल पे? और हमने उसे मेजर किया है किस मॉडल पे? कॉस्ट मॉडल पे। हमने उसे मेजर किया है किस मॉडल पे? कॉस्ट मॉडल पे। किस मॉडल पे बच्चों? तो किताबों में बुक वैल्यू आ रही होगी ना, आ रही होगी ना बच्चों। अब इसका मुकाबला किससे करना है बच्चों? उस अमाउंट से, उस अमाउंट से मुकाबला करना है, यानी देखना है क्या अमाउंट क्या है, हम देखते हैं अभी, हमने इसका मुकाबला करना है, देखना है कहीं हमारा एसेट इस अमाउंट से भी जो एक्चुअल वाली बुक वैल्यू है उससे कम तो नहीं। ये स्कोप समझ आया बच्चों? स्कोप समझ आया? IS 16 वाले एसेट्स पे नॉर्मली 38 पे भी अप्लाई होगा, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। IS 16 वाले एसेट्स अगर कभी प्यारे दोस्तों हमें लगे कि वो अपनी वैल्यू लूज कर रहे हैं, सर IS 16 में कौन सा मॉडल? दोनों मॉडल, चाहे रिवैल्यूएशन हो चाहे क्या हो बच्चों, कॉस्ट हो। क्या मेरी बात समझ रहे बच्चों? रिवैल्यूएशन मॉडल ये हो सकता है बच्चों, रिवैल्यूएशन तो अभी टाइम हो, रिवैल्यूएशन में कंपनी ने अपनी पॉलिसी के हिसाब से करवानी है ना। प्यारे दोस्तों
अगर रिवैल्यूएशन में अभी टाइम है, उससे पहले वैल्यू लूज होगी तो बच्चों इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर कोई इंडिकेटर है, क्या है, अगर हमें लग रहा है कि यार देयर इज द पॉसिबिलिटी कि ये एसेट अपनी वैल्यू क्या कर दे, मजीद लूज कर दे थ्रू डेप्रिसिएशन, नहीं, डेप्रिसिएशन तो नॉर्मल है ना बच्चों, इसके अलावा अपनी वैल्यू एसेट क्या करते बच्चों, वो लूज कैसे हो सकती है। मार्केट में कंपेटिटर आ गया, क्या आ गया, अब जाहिर सी बात है, अब मार्केट में जब कंपेटिटर आता है तो प्यारे दोस्तों हमारे वाली चीजों की वर्थ क्या हो जाएगी, नॉर्मली कंपटीशन आ गया ना कम, वो कंपेटिटर तो नया नया आया है, वो तो बड़ी सस्ती चीजें बेच रहा होगा और कोशिश करेगा क्वालिटी भी बेहतर हो, हमारी क्वालिटी गिर गई है, हमारा एसेट खराब हो गया है, फिजिकली डैमेज हो गया है, टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है, डन बच्चों। और भाई बात समझ रहे हैं जी, लोग रिटर्न ज्यादा मांगते हैं, रिटर्न का मतलब है रिटर्न लोग ज्यादा मांगते हैं, पैसे ज्यादा मांग रहे हैं बच्चों, पैसे काम करने की, ये सारी वजूहात हैं बच्चों, ये सारी वजूहात हैं, यानी दीज ऑल आर द इंडिकेटर्स ऑफ, बोलो शाबाश, इम्पेयरमेंट। ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, भी सिर्फ ज़हन साजी कर रहा हूँ, डन डन ना। अच्छा जी जी जी, क्या यूजेज, यूजेज तो बता नॉर्मल इस्तेमाल है ना यार, उससे तो नॉर्मल इस्तेमाल की वजह से तो डेप्रीसिएशन होती है, नॉर्मल इस्तेमाल की वजह से मेरे चांद क्या होती है, डेप्रीसिएशन, वो तो डेप्रीसिएशन होनी है ना, वो तो हर 500 रुपए का एसेट, हर साल 100 रुपया, 2 साल गुजरे, अब बुक वैल्यू कितनी है, कितनी है, 300 है। प्यारे दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये एसेट जो है ये 300 पे भी नहीं होना चाहिए किताबों में, यानी इससे भी कम, तो फिर आप क्या परफॉर्म करेंगे, बोलें इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करेंगे, उसका नतीजा पॉजिटिव भी आ सकता और नेगेटिव भी। पॉजिटिव का मतलब है कोई मसला नहीं प्यारे दोस्तों, और नेगेटिव का मतलब है कि मसला है, ये मसला है नहीं। पॉजिटिव का मतलब है इधर वो वाला पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है जो इंसानों के रिजल्ट लैब में आते हैं, इधर पॉजिटिव का मतलब है हाँ हाँ इंपेयरमेंट है, और नेगेटिव का मतलब है इंपेयरमेंट नहीं है। ये सारा हम इंशाल्लाह पढ़ते हैं। अभी मुझे बताएं IAS 16 में मॉडल्स कितने हैं, कॉस्ट और रिवैल्यूएशन। भाई जौन सा मर्जी मॉडल हो प्यारे दोस्तों, अगर हमें लगता है जो बुक का वैल्यू है, क्या है प्यारे दोस्तों जो रिवैल्यूड अमाउंट है रिवैल्यूएशन मॉडल में, जो रिवाइज बुक वैल्यू, या मेरे प्यारे दोस्तों बोला शाहबाज जो कॉस्ट मॉडल में बुक वैल्यू है, कहीं एसेट इससे कम तो नहीं हो रहा प्यारे दोस्तों, अगर हो रहा है तो ये क्या है, ये क्या है बच्चों, टेस्ट परफॉर्म किया और इससे कम हो जा रहा है बच्चों, इसका मतलब है ये क्या है बच्चों, इम्पेयर हो गया हमारा एसेट, क्या हो गया बच्चों, क्या हमारी बात समझे बच्चों, जाहिर सी बात है इम्पेयरमेंट का मतलब क्या, लॉस ही होगा ना रिवर्सल भी हो सकती है इम्पेयरमेंट की, लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे जी। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, इंश्योरिंग एसेट्स आर नॉट, इस बात को यकीनी बनाना कि असासों की मालियत को बढ़ा चढ़ाकर ना दिखाया जाए, क्या था जी, इस बात को यकीनी बनाएं कि एसेट्स की वैल्यू को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया, डन बच्चों। अगर हमें लग रहा हमारा एसेट वैल्यू लूज कर रहा तो उसको क्या कर दो, कम, क्या कर दो प्यारे दोस्तों। अब ये देखना बच्चों, अब एग्जांपल छोटी सी करते हैं प्यारे भाई, छोटी सी एग्जांपल करते हैं बच्चों, ये एग्जांपल आपके सामने है। अब असल में तो इधर देखें बच्चों, इधर देखें जरा गौर से सुनना, अभी ना मैं सिर्फ बात करूंगा किसकी, कॉस्ट मॉडल की, किसकी बच्चों, रिवैल्यूएशन मॉडल की बात नहीं करूंगा, वो तो बहुत आसान है, कॉस्ट मॉडल की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा बच्चों। हमने क्या करना है बोलो शाबाश, सबसे पहले बच्चों स्टेप्स क्या प्यारे दोस्तों, सबसे पहला स्टेप बच्चों इधर देखो, इधर हमने हर साल के एंड पे देखना है बच्चों, एट द एंड ऑफ at the end of each year end management assess, मैनेजमेंट क्या करेगी बच्चों, that any indicators of
मैनेजमेंट ने असेस करना है कि जी हर साल के एंड पे कि देखना है जी कि कोई इंपेयरमेंट का इंडिकेटर एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर तो नहीं करता तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर बता जवाब आएगा यस, क्या इंपेयरमेंट इंडिकेटर बोलो शाबाश एग्जिस्ट, यस करता है बच्चों, सही है बच्चों। फिर क्या करना पड़ेगा, वही नहीं, मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा, नीड टू, मैनेजमेंट नीड टू परफॉर्म, बोले अच्छा। अभी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि ये पॉइंट सिर्फ ये काम आपने हर मॉडल में करना, चाहे कॉस्ट मॉडल हो चाहे रिवैल्यूएशन। आगे मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको बच्चों कि ये बात कॉस्ट मॉडल के लिए है जी। अब बात करते हैं इंपेयरमेंट टेस्ट की। इंपेयरमेंट टेस्ट क्या होता है बच्चों, कंपेयर करना है लेटेस्ट, बोलो शाबाश, वर्सेस रिकवरेबल। अब ये रिकवरेबल अमाउंट किस चीज का नाम है बच्चों, ये समझना पड़ेगा। क्या था, कंपेयर लेटेस्ट बुक वैल्यू वर्सेस, अभी रिकवरेबल अमाउंट क्या है ये मैं समझाता हूं बच्चों। रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ, मेरे प्यारे भाई, रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ, दो चीजों का हायर है जी। फेयर वैल्यू क्या, लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू, अच्छा जी। हमने बायोलॉजिकल लेसन एग्रीकल्चर में पढ़ा ना कॉस्ट टू सेल, उधर कॉस्ट टू सेल क्या थी बच्चों, गवर्नमेंट को भी टैक्स वगैरह पे करना बेचते हुए, कोई कमीशन वगैरह पे करना प्यारे दोस्तों, और सही है, सही है बच्चों, कॉस्ट टू सेल। या अगर प्यारे दोस्तों, कभी क्वेश्चन में लिखा हो कि जब एसेट को बेचेंगे, जब एसेट को, बोलो शाबाश, बेचेंगे, जब एसेट को बेचेंगे, तो बेचते हुए अगर प्यारे दोस्तों कोई ट्रेवलिंग कॉस्ट वगैरह हमें पे करनी पड़ रही है, डन ना, तो वो इधर आ जाएगा। बेचते हुए, खरीदते हुए तो कैश पेड में आएगा। इधर कॉस्ट टू सेल क्या है समझ लें बच्चों। इधर ना, इधर सुनना, इधर इधर एसेट्स में लेन देन कर रहे हैं आप, किसमें, ये प्लांट मशीन लैंड बिल्डिंग में। कॉस्ट टू सेल का मतलब वही बच्चों, अगर प्यारे दोस्तों की कमीशन वगैरह आपने पे किया, सही है। फेयर वैल्यू का मतलब है, अच्छा ये जो आपने निकालना है ना पॉइंट नंबर 1, ये नाउ क्या बच्चों, अभी आज जिस दिन की बुक वैल्यू आपके पास है उसी दिन प्यारे दोस्तों आपने देखना, कोई एक आधा दिन आगे पीछे हो सकता है, मार्केट वैल्यू कितनी है इस एसेट की, अगर आज बेचें, फेयर वैल्यू कितनी है, और इसको बेचने में खर्चा कितना आएगा। खर्चे का मतलब क्या, एजेंट को कोई कमीशन वगैरह पे करना है बच्चों, या फिर प्यारे दोस्तों की कोई लीगल अथॉरिटी से इजाजत वगैरह लेनी है बच्चों, या प्यारे दोस्तों एसेट को कोई डिसमेंटल वगैरह करना है, कस्टमर तक पहुंचाना है, क्या करना प्यारे दोस्तों, या कोई स्टैम्प ड्यूटी लिखने पड़ने का खर्चा, डन। ये लिखा हुआ है सब, अभी वैसे समझा रहा हूं, डन। आज अगर एसेट को बेचें तो कितनी अमाउंट आ जाएगी बेच के, लेस कॉस्ट टू सेल, और बेचने का खर्चा कितना आएगा, डन। आज क्या बच्चों, आज, यानी अगर आप रिकवरेबल अमाउंट 31 दिसंबर 2026 के एंड पे प्यारे दोस्तों, सॉरी बुक वैल्यू बच्चों, आप इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं 31 दिसंबर 26 के एंड पे, तो बुक वैल्यू भी कौन सी होनी चाहिए, 26 के एंड पे बच्चों। और ये भी क्या होना चाहिए बच्चों, ये भी आसपास वाली, कोई इक्का दुक्का, जारी सी बात है यार, आपने 31 दिसंबर पे है तो एक आधा दिन तो वैल्यू लगाते लगाते लग ही जाना है ना, मतलब आसपास बिल्कुल इस तरीके। और दूसरा है प्यारे दोस्तों, आप मुझे खुद बताएं, एसेट आपके पास है, इसकी जो अमाउंट है प्यारे दोस्तों, इससे जो फायदा उठाया जा सकता, इससे जो फायदा उठाया जा सकता है वो कैसे कैसे उठाया जा सकता है जी, बताएं जी।
यानी इसकी अमाउंट को रिकवर कैसे किया जा सकता है, या तो एसेट को फौरन बेच दें या खुद इस्तेमाल करें। क्या करें बच्चों, या इसको क्या करें मेरे प्यारे भाई, खुद इस्तेमाल करें, या इसको खुद क्या करें बच्चों, वैल्यू इन यूज। वो वैल्यू या अमाउंट कितनी होगी अगर एसेट को खुद इस्तेमाल किया जाए। क्या मेरी बात समझे? और इस्तेमाल कब करेंगे बोलो शाबाश? ये होगी बच्चे फ्यूचर वैल्यूज। क्या होंगी प्यारे दोस्तों? अच्छा यार, मैं सारी बातों का जवाब दे दूंगा, बात पूरी कर लेने दो ना। वो उसे कैपिटल एक्सपेंस, वो मैं सारी बातें बताता हूँ ना, वो इधर आके बताऊंगा इधर। ठीक है, भाई का सवाल है कि सर अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट में कर दें तो ये बुक वैल्यू अपडेट करोगे ना, फिर वो वाली सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर बुक वैल्यू अपडेट करोगे ना, फिर जारी सी बात है ये भी लेटेस्ट वाली लेनी पड़ेगी ना। अभी थोड़ा सा होल्ड कर लो ना, हाथ खड़ा करना फिर पूछना यार सवाल। जी ये सारा रिदम टूट जाएगा ना फिर। जी वैल्यू इन यूज, हाँ स्टैंडर्ड पूरा हो जाए, मेरी तरफ से कुछ चीजें क्लियर ना हो, आप बेधड़क होकर सवाल पूछें, या मुझे एक दफा ये पूरा करने दें उसके बाद सवाल पूछिएगा। जी वैल्यू इन यूज का मतलब क्या कह रहा था बच्चों में? नहीं एग्जाम्पल दे रहा था ना। हाँ ये है प्यारे दोस्तों, क्या ये फ्यूचर की वैल्यूज हैं। क्या है प्यारे दोस्तों? ये फ्यूचर वैल्यूज हैं। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? ये फ्यूचर की वैल्यूज हैं। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अब फ्यूचर वैल्यूज क्या होती हैं ये समझ लें बच्चों। फ्यूचर में हमने 3 या 4 साल इस एसेट की रिमेनिंग लाइफ है। क्या है प्यारे दोस्तों? यानी रिमेनिंग लाइफ का मतलब है मजीद इस एसेट ने कितना चलना है, 3, 4 या 5 साल। 3, 4 या मिसाल दे रहा हूं 5 साल। प्यारे दोस्तों मिसाल के तौर पे एक बस है। क्या है प्यारे दोस्तों? जी कितने साल चलना है इसने बच्चों? 4 या 5 साल। प्यारे दोस्तों 3 या 4 साल पैसेंजर से किराया आएगा ना बच्चों? आएगा ना, फेयर आएगा ना, रेंट आएगा ना बच्चों? सही है बच्चों? ये है फ्यूचर की वैल्यूज। लेकिन इनको लेके आना पड़ेगा बच्चों हमें आज की तारीख पे, लेकिन इनको लेके आना पड़ेगा मिसाल के तौर पे बच्चों, बुक वैल्यू जो है ना, ये इंपेयरमेंट टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं 31 दिसंबर 2026 पे बच्चों। कब कर रहे हैं प्यारे दोस्तों? बुक वैल्यू किस दिन की होनी चाहिए? 31 दिसंबर 2026 की। प्यारे भाई फेयर वैल्यू भी किस दिन की होनी चाहिए बताएं? हाँ मतलब 31 दिसंबर पे है तो 1-2 दिन लग जाएगा ना। आप यही समझिए 31 दिसंबर की ही है, मतलब मैयर करते करते रिपोर्ट वो वैल्यूअर देगा, प्रोफेशनल रिपोर्ट देगा, वो 1-2 जनवरी हो जाएगा ना। अच्छा वैल्यू इन यूज, ये तो फ्यूचर है बच्चों। 4 या 5 साल क्या करना है प्यारे दोस्तों, इस एसेट ने चलना है। अब 4 या 5 सालों में कितनी अमाउंट इससे हम रिकवर करेंगे? भाई बस है तो किराया आएगा ना बच्चों पैसेंजर से, लेकिन खर्चे भी तो होंगे ना। खर्चे कौन से होंगे? सैलरी देनी पड़ेगी बच्चों एम्प्लॉयज को, यानी वो जो ड्राइवर हैं जो हेल्पर हैं उनको सैलरी देनी पड़ेगी। रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे होंगे, पेट्रोल डीजल ये वो, गाड़ी रास्ते पे चलनी, टोकन फी होगी प्यारे दोस्तों, गाड़ी का टैक्स पे करना पड़ेगा बच्चों। और भाई बात समझे हैं, कुछ खर्चे होंगे कुछ पैसे आएंगे, डन है बच्चों। लेकिन ये तो हम तो खड़े हैं 31 दिसंबर 26 में, ये तो पैसे आ रहे होंगे 27 में, रोजाना आ रहे होंगे ना रोजाना, लेकिन हम रोजाना की कैलकुलेशन तो नहीं करेंगे। हम ये एजम्पशन लेंगे कि पैसे आ रहे हैं साल के, बोलो शाबाश, एंड पे 30 बच्चों। वैसे तो प्रैक्टिकली रोजाना आते हैं, लेकिन रोजाना की एजम्पशन हमारे लिए 365 दिन बनाना पॉसिबल है बच्चों, 3 से 3.25 घंटे के अंदर इतने सफे भी नहीं होंगे। प्यारे दोस्तों एजम्पशन लेंगे कि कैश फ्लोज आ रहे हैं साल के, बोलो एंड पर। पहला साल एंड होगा 31 दिसंबर 27, फिर 28, फिर 29, और फिर क्या बच्चों, अगर 4 साल रिमेनिंग लाइफ है। अब इन 4 सालों में कुछ पैसे आएंगे कुछ खर्चे होंगे, जिसे आप कहते हैं कैश आउटफ्लो। जो पैसे आएंगे उन्हें कहते हैं कैश इनफ्लो, और जो जाते हैं उसे कहते हैं कैश। लेकिन मसला ये है, ये तो फ्यूचर की वैल्यूज हैं। क्या है? क्या आज की जो वैल्यू है उसका मुकाबला फ्यूचर की वैल्यू से है? क्या आज हमारे पास है जी 5,000 रुपया, फ्यूचर में जाके 1 साल 2 साल 3 साल के बाद 5,000 रुपया, और आज वाला 5,000, क्या दोनों बराबर है? क्या दोनों बराबर हैं बच्चों? नहीं बराबर बच्चों। क्यों बराबर नहीं? इन्फ्लेशन, पता नहीं और बहुत सारे मसले मसाइल। रिस्क प्यारे दोस्तों, रिस्क फैक्टर भी तो है ना भाई, रिस्क फैक्टर भी तो होता है ना। आप बच्चों इधर देखो, सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं होता, रिस्क फैक्टर भी होता है बच्चों, कि एसेट खराब हो गया, फलां हो गया, ये हो गया, चीज खराब हो गई अगले 3-4 साल में। अच्छा आप सुनना जरा, हमें लेने तो फ्यूचर की वैल्यूज हैं, लेकिन आपने कभी जिंदगी में मेरा ख्याल है एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा प्रेजेंट वैल्यू का, डिस्काउंटिंग। क्या? आज की वैल्यू को फ्यूचर पे लेके जाना, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं जी कंपाउंडिंग। क्या कहते हैं? आज मेरे पास है जी 5,000, कितना है बच्चों?
3 साल के बाद बच्चों कितना होगा, इसे कहते हैं फ्यूचर में लेके जाना बच्चों, आज की वैल्यू को 3 साल के बाद। यह है कंपाउंडिंग। क्या और सही है? अगर 10% प्यारे दोस्तों इन्फ्लेशन है या फलां, तो 3 साल के बाद कितनी वैल्यू है? आज की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर में लेके जाना, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं आज की वैल्यू। यानी बच्चों इधर देखो, आज की वैल्यू को लेके जाना, प्रेजेंट वैल्यू को लेके जाना कहां पे बच्चों? फ्यूचर की वैल्यू तक। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? और उल्टा, फ्यूचर वैल्यू को लेके आना कहां? कहां बच्चों? सही है। यानी जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों 2027, 28, 29 और इनकी वैल्यूज को कहां लेके जाना? 31 दिसंबर 26 पे लेके आना। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मेरे चांद डिस्काउंटिंग। क्या कहते हैं? डन? नहीं समझे भाई? इस कॉन्सेप्ट को मेरे प्यारे दोस्त क्या कहते हैं? कंपाउंडिंग ही होती है बच्चों, कंपाउंडिंग ही होती है। 10% इन्फ्लेशन है और रिस्क फैक्टर भी इसमें शामिल है। सही है, रिस्क फैक्टर भी शामिल होता है ना, कस्टमर ने पैसे नहीं देने भाग जाना बच्चों जी। इसे कहते हैं 1 प्लस डिस्काउंट फैक्टर। क्या? और इधर लेते हैं एन। क्या कहते हैं बच्चों? एन। यानी आज की वैल्यू ये आ जाएगा बच्चों फ्यूचर की वैल्यू। क्या आ जाएगी बच्चों? मिसाल के तौर पे 100 रुपया है, कितना है बच्चों बोलो? 100 रुपीज है। क्या है बच्चों बोलो? डन है बच्चों? जरा करके देखें कितने आते हैं बच्चों। N3 है, N3 या 4 रख लें, कर लोगे ना? मतलब 100 इधर 3 रखें या 4 रखें बच्चों, और डिस्काउंट फैक्टर 10% है। 1.100 इंटू 1.10 और n पार जो n है ये है 4 या 3। ओए आ जाएगी ना? ये 100 से ज्यादा आएगा। क्या आएगा बच्चों? मैं कर देता हूं, अज्यूम करता हूं 100 10% डिस्काउंट फैक्टर है, तो ये कितना बना? 1.10। एन हैरी 4 साल के बाद मुझे वैल्यू चाहिए, बताइएगा। ज्यादा आएगा। कंपाउंडिंग, आज की वैल्यू फ्यूचर क्या आएगा जी? अच्छा बच्चों, भाई बात समझे? प्यारे भाई बात समझे हो? अब इसी की मैं निकालता हूं बच्चों क्या? प्रेजेंट वैल्यू। इधर देखें आप, अब हाँ शाबाश, अब इधर देखो बच्चों, अब यही फॉर्मूला 100 इंटू, लेकिन सिर्फ फर्क क्या आना है? करें जी और सॉरी मादर गलत कर गया जी। आप कितना आए? नहीं 146 कर दो ना, वो मैंने गलती से बच्चों, मैंने फ्यूचर वैल्यू लिखनी है ना अब इधर। अगर मैंने जाना है प्यारे दोस्तों फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू, इधर देखें सॉरी, मैंने निकालनी है फ्यूचर वैल्यू। क्या निकालनी है? तो प्रेजेंट वैल्यू को सहारा बना के निकालूंगा ना। अगर मेरे पास आ गई ये फ्यूचर वैल्यू, क्या आ गई बच्चों? अच्छा अब सुनना जरा मेरे प्यारे दोस्त, इधर देखना जरा, अब देखना। अब मुझे जाना है कहां बच्चों? फ्यूचर वैल्यू, सॉरी, अब मुझे जाना किधर है प्यारे दोस्तों? प्रेजेंट वैल्यू, इधर जाना है बच्चों। तो मेरे पास में सहारा किसको, बेस किसको बनाऊंगा? फ्यूचर वैल्यू से मैंने जाना है किधर बच्चों? प्रेजेंट वैल्यू पे। डन है? सिंपल। ये अमाउंट आपको गिवन होगी नॉर्मली, आपने डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करना, और डिस्काउंटिंग के लिए प्लस नहीं माइनस, फ्यूचर को लेके आना कहां बच्चों? पीछे, प्रेजेंट पे। डन? इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? डिस्काउंटिंग। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं बच्चों? डिस्काउंटिंग। ये बात समझ आती है बच्चों? ये बात समझ आई बच्चों? ये नोट करना पड़ेगा आपको। अभी भाई ने एक सवाल पूछा था, सर अगर हम इस एसेट को अपडेट कर लें, अभी जवाब नहीं दूंगा, भाई ने चूंकि प्री बैच में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, तो इसलिए उन्होंने अभी एडवांस लेवल पे सवाल पूछा है। इस पर टाइम लगेगा मेरे चांद थोड़ा सा। जी बताऊंगा मैं इसका जवाब, अभी वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी वरना। जी मेरे प्यारे दोस्त, अब फिलहाल ना इसको क्या करो बच्चों, बोलो शाबाश। इधर तक जो लिखवाया नोट कर लो, शाबाश। फिर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, ठीक है? नजर आ रहे हैं? सुमीर भाई ठीक है, पानी तो दे दें यार इधर क्लास में।
जी ठीक है जी जी, एक मिनट ये बच्चे नोट कर लें। भाई इधर बात सुनो, उन्हें क्या था ले जाएंगे यार। चलो शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह आपका, थैंक यू। जाओगे कैसे? करा लिया कैसे हैं? कोई फिर क्या चलो ठीक, लेक्चर ले लेंगे। अच्छा बच्चे भाई नोट कर लिया, भाई नोट कर लिया। आगे जी भाई, प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू की तरफ जाना, तो प्रेजेंट वैल्यू सहारा मतलब बेस बन के आगे बच्चों आपने कंपाउंडिंग डन। और अगर अगर फ्यूचर की वैल्यूज दी हैं बच्चों 2027, 28, 29, 30 बच्चों, तो फिर प्यारे दोस्तों फ्यूचर की वैल्यू से पीछे की तरफ आना, तो माइनस ही करेंगे ना, डिस्काउंट, लॉजिकल बात है यार। वो वैल्यूज बच्चों फ्यूचर के हिसाब से हैं, तो हमने आज की निकालनी है, तो कम ही आएगी ना बच्चों, 146 से कम आएगी। डन है मेरे प्यारे भाई जी। ये कितनी बनी, मेरा ख्याल है राउंड ऑफ की वजह से थोड़ा डिफरेंस आएगा, वैसे है बन गया 100 जी। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा राउंड ऑफ की वजह से। हाँ बट ठीक है जी, ठीक है भाई, गुड, ठीक है। अच्छा जी जी जी, हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। चलो चलो हिम्मत करो बच्चों, हिम्मत करो, शाबाश। जी जी जी, डिस्काउंट फैक्टर गिवन होगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में डिस्काउंट फैक्टर इनका सवाल है, गिवन होगा, यस गिवन होगा। लेकिन हमने क्या उसका नाम है रेलिवेंट डिस्काउंट फैक्टर लेना है। हमने क्या करना है, अब दो दो तीन तीन परसेंटेजेस दी होगी, तो हमने कौन सी वैल्यू उठानी है, रेलिवेंट। मैं बताऊंगा वो रेलिवेंट कैसे उठाएंगे आप, इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे, वो रेलिवेंट डिस्काउंट फैक्टर होता है। अभी थोड़ा थोड़ा स्टेप वाइज इंशाल्लाह, ठीक है तलहा भाई जी। थोड़ा थोड़ा ना, अब देखो ना यार, बड़ा सोच समझ के बात करनी पड़ती है क्लास में, अगर मैं थोड़ा ज्यादा बता दूंगा तो हजम नहीं होगा फिर जी। बताना तो सारा ये जो स्टैंडर्ड में है, जो नहीं होगा मैं बता दूंगा, ये स्टैंडर्ड में है ही नहीं जी। भाई इधर तक नोट कर लिया, भाई इधर तक नोट कर लिया आपने। लो बच्चों, अब रिकवरेबल अमाउंट का पता चला, रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है। ये बात यहां से शुरू हुई थी वैल्यू इन यूज से, सही है। फ्यूचर की वैल्यूज कुछ बच्चों इधर देखें, और एक बात और सुन लें बच्चों, वैल्यू इन यूज बच्चों इधर देखा, एक एक होते हैं एक्सपेंसेस और एक होती है बच्चों उनकी पेमेंट। एक क्या होते हैं, बोलो शाबाश, फ्यूचर के एक्सपेंसेस, और एक होती है प्यारे दोस्तों उनकी जी वैल्यू इन यूज में हमने ना कैश फ्लोज को देखना है। किसे देखना बच्चों, फ्यूचर के कैश फ्लोज। क्या देखने हैं बच्चों, फ्यूचर के कैश फ्लोज। क्या कैश फ्लोज में दो चीजें होती हैं, एक इन और आउट, और एक आउट। इन का मतलब पैसे का आना, आउट का मतलब जाना। बच्चों इधर देखें, एक्सपेंसेस की होती है पेमेंट, और प्यारे दोस्तों इनकम्स की क्या होती है, हम क्या लेंगे बच्चों, बोलो शाबाश, हम क्या करेंगे, एक्सपेंस लेंगे या पेमेंट लेंगे, कैश फ्लोज के हिसाब से देखना। हम हमेशा क्रूवल बेसिस को फॉलो करते हैं, लेकिन इधर बच्चों क्या है, क्या प्योरली इधर है क्या, इधर कैश फ्लोज हैं, ये एक्सेप्शन है। अगर तो एक्सपेंस और पेमेंट बराबर हैं, भाई होता है ना बात, एक्सपेंस इतना लेकिन पेमेंट इतनी है, बिजली का बिल इतना आ गया लेकिन हमने पेमेंट इतनी की, रेंट आ गया 1000 का, हमने सिर्फ 800 पे किया। हमने लेना है बच्चों, बोलो पेमेंट और रसीट्स, एक्सपेंस और इनकम अगर दोनों क्वेश्चन में दी हैं तो हमने किसको इग्नोर करना है, बोलो बोलो शाबाश जी। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे बच्चों, मिसाल के तौर पे अज्यूम करता हूँ 27, 28, 29, 30 इनके एक्सपेंस हैं बच्चों। मिसाल के तौर पे बच्चों मैं कहता हूँ हर साल के एक्सपेंस और सेम है सारी चीजें, मैं कहता हूँ जी ये हैं प्यारे दोस्तों 90,
लेकिन प्यारे दोस्तों पेमेंट की है 100 की या 80 की, बताएं किसे लेंगे आप? 80 की पेमेंट, सही है। इनकम है प्यारे दोस्तों, इनकम से बच्चों 150, लेकिन रिसीव कितने हुए बच्चों? 130, बताएं किसको लेंगे? ये छोटा सा पॉइंट याद रखेंगे बच्चों आप। वैल्यू इन यूज के अंदर आपने लेने हैं कैश फ्लोज के लिए, इतनी अमाउंट हम रिकवर कर लेंगे, लक्ष्मी रिकवर करेंगे, क्या करेंगे बच्चों? इतनी रिकवर कर लेंगे। तो बच्चों रिकवरी के अंदर आपने लेना है कैश इनफ्लोस को, किसको बच्चों? रिसीड्स को, किसको? रिसीवेबल नहीं लेना, सही है बच्चों, इनकम्स नहीं लेनी, डन है भाई, सही है। हम हमेशा क्रूवल बेसिस को फॉलो करते हैं, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट वैल्यू इन यूज का ताल्लुक अक्रूवल से नहीं है, इसका ये असल में ना जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, ये हाँ जी, ये है पैसे का आना, क्या? जिस तरह हमारे इस चैप्टर, हमारे सिलेबस में ना एक प्यारे दोस्तों स्टैंडर्ड है जी IAS 7 कैश फ्लोज, क्या? कैश फ्लोज। तो कैश फ्लोज का पूरा एक स्टैंडर्ड है प्यारे दोस्तों, उसमें हमने क्या लेना है? हमने किसी ना किसी तरह ना टी अकाउंट्स वगैरह बना के, टी अकाउंट्स बना के एक्सपेंसेस वगैरह को ले लू के हमने निकालना क्या है? कैश। कैश की रिसीट्स और कैश की पेमेंट्स, ये इसका ताल्लुक कैश फ्लोज के साथ है, किसके साथ है? ठीक है ना जी भाई, सही है सर। हम तो आज तक एक्सपेंसेस लेते आए हैं। आपने जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पढ़ाई थी तो 8 मिलियन का रेंट आ रहा था, आपने कहा था 1 अप्रैल पे, याद है आपको वो पॉइंट सिंथेसिस वाला? शायद जी सर, आपने कहा था जी कि वो 1 अप्रैल पे रेंट पे दी हमने बिल्डिंग, तो 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक 9 महीने, 8 मिलियन पूरा था 12 महीने का। आपने 8 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 9 करके इनकम में लिखा, वो इनकम थी। हाँ जी, वो रिसीट नहीं लिखनी थी उधर, वो अक्रूवल है। ये है कैश फ्लो, ये क्या है? नहीं समझे? ओके बच्चों, और सही है। अच्छा बच्चों, अब आपने किया जी इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म, अब इसके दो नतीजे आएंगे। ये पॉइंट प्योरली मैं आपको ना बता रहा हूं कॉस्ट मॉडल में, रिवैल्यूएशन मॉडल में छोड़ें, वो आपको पहले ही पता है। अगर बुक वैल्यू से ज्यादा अमाउंट आ गई तो प्यारे दोस्तों आपका आ जाना है सरप्लस, क्या आ जाना बच्चों? और अगर कम आ गई प्यारे दोस्तों, वो लॉस आ जाएगा, क्या आ जाएगा? जिस तरह रिवैल्यूएशन लॉस आता था, सही है। और अगर पहले कोई सरप्लस पड़ा हुआ, जी रख जज़ाकल्लाह। और अगर पहले प्यारे दोस्तों कोई सरप्लस पड़ा हुआ, देख और अगर पहले कोई सरप्लस पड़ा हुआ तो उससे क्या कर देना है बोलो? उसे खत्म करना है, ठीक है ना? जिस तरह बच्चों ये 16 में था ना, अगर खुशियां पहले पड़ी हैं तो खत्म करें, मजीद लॉस रिकॉर्ड करें, डन है ना जी। रिवैल्यूएशन में मुझे मेरा ख्याल समझाने की जरूरत नहीं है, बहरहाल हम क्वेश्चन तो उसके भी करेंगे। इधर जो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और ज्यादा जो टेक्निकल है वो क्या है बच्चों? कॉस्ट मॉडल। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? अब ये सुनना बच्चों प्लीज। बुक वैल्यू को कंपेयर किया प्यारे दोस्तों किससे? रिकवरेबल अमाउंट से। क्या प्यारे दोस्तों? अब सुनना, खतरा कॉस्ट मॉडल डिस्कस करना इधर हमने। कौन सा मॉडल बताएं? ध्यान से बच्चों जवाब देना प्लीज, ध्यान से खुद बताएं, माशाल्लाह समझ आ रहा है। मसला किधर ना आएगा? जिधर बुक वैल्यू ज्यादा होगी या रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा होगी? मसला किधर ज्यादा होगा? इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म किया, मसला ज्यादा होगा अगर प्यारे दोस्तों बुक वैल्यू ज्यादा है, यानी एसेट ज्यादा आ रहा है किताबों में, लेकिन उससे अमाउंट कितनी रिकवर हो सकती है? कम। डन, फिर आएगा मसला, क्या आएगा बच्चों? इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म किया, किसके नतीजे में? हर साल करना या जस्ट जब इंपेयरमेंट के इंडिकेटर्स होंगे? वो इंडिकेटर मेरे आपको बताएं, अभी हम पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह जी बच्चों। इंडिकेटर मतलब कि हमारा हमारा एसेट क्या हो गया बच्चों? पुराना, टेक्नोलॉजी पुरानी, ऑब्सोलीट हो गया, फिजिकली डैमेज हो गया। प्यारे दोस्तों लोग रिटर्न बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, सही है बच्चों। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों हो सकता है प्यारे दोस्तों कि और मैंने क्या रीजन बताई थी? कंपेटिटर मार्केट में आ गया। और भाई सही है जी। आप सुनना बच्चों, अगर तो इसका रिजल्ट आएगा बुक वैल्यू वर्सेस रिकवरेबल, अगर तो सुनना भाई सुनना, कॉस्ट मॉडल है, बुक वैल्यू क्या है बच्चों? ज्यादा है, किससे? और दूसरा स्नैरियो, बुक वैल्यू सॉरी ज्यादा है, ज्यादा का मतलब ग्रेटर है ना। दूसरा बुक वैल्यू लेस है, किससे? लेस है, क्या है बच्चों? अब जरा सुनना गौर से, बुक वैल्यू ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट, और दूसरा बुक वैल्यू लेस देन। अगर बुक वैल्यू ज्यादा है तो बच्चों इसका मतलब है ये क्या है प्यारे दोस्तों?
एसिड इज इम्पेयर्ड, क्या? एसिड क्या हो गया? इम्पेयर्ड। नीड टू रिकॉर्ड, बोलो शाबाश। क्या रिकॉर्ड करेंगे? डन है बच्चों, इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? ठीक है बच्चों। दूसरा, अगर मिसाल के तौर पे बच्चों इधर देखो, इधर ये है मेरे प्यारे दोस्त, हमने एग्जांपल ली, चलो बच्चे बुक वैल्यू का मिसाल दे रहा हूं, अपनी तरफ से एग्जांपल दे रहा हूं, अपनी तरफ से एग्जांपल। बुक वैल्यू है बच्चे 100, कितनी? रिकवरेबल अमाउंट है प्यारे दोस्तों कितनी? 80 कर लें। बताएं जी कितने से लॉस आया? इंपेयरमेंट लॉस कितने से बच्चे? रुपीस। एंट्री क्या होगी बच्चों? डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री करते हो? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, इधर आएगा इंपेयरमेंट लॉस डेबिट। क्रेडिट बच्चों अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करते हो, ये भी तो एक एस्टिमेट ही है ना यार, फ्यूचर की वैल्यूज को प्रिडिक्ट करना। इधर आएगा बच्चों अक्यूमुलेटेड डन। डन बच्चों, डन जी। एक दफा मुझे लिखने दें, फिर नोट कीजिएगा बच्चों। इधर बुक वैल्यू है वो कितनी बच्चों? रुपीस 100, और रिकवरेबल अमाउंट है बच्चों कितनी? रुपीस 130 पे ले जाए। किधर ले जाए बच्चों? बताएं बताएं जी। आप क्या करें? अब कॉस्ट मॉडल है ना, कॉस्ट मॉडल में कुछ भी नहीं करते। कॉस्ट मॉडल में एसेट अपनी बुक वैल्यू से नीचे तो आ सकता, ऊपर अगर आपने ऊपर लेके जाना वो तो फिर रिवैल्यूएशन मॉडल बन जाएगा ना बच्चों। कॉस्ट मॉडल का मतलब क्या है? आपने शुरू में कहा ये कॉस्ट है, ये डेप्रिसिएशन का मेथड है, ये लाइफ है, ये रेजिडुअल वैल्यू। अब एसेट ने थोड़ा थोड़ा करके डेप्रिशिएट होना, ये बुक वैल्यू आती जाएगी आपके पास। अगर बुक वैल्यू से ज्यादा है रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है रिकॉर्ड कर लें, लेकिन वो तो फिर कौन सा मॉडल बनेगा? वो तो अनरियलाइज गेन, रिवैल्यूएशन सरप्लस, वो तो रिवैल्यूएशन मॉडल बनेगा। मैं तो बात ही किस मॉडल की कर रहा हूं? रिवैल्यूएशन मॉडल में कर सकते हैं बच्चों ऐसा, लेकिन प्यारे दोस्तों कॉस्ट मॉडल में एसेट बुक वैल्यू से ऊपर नहीं जा सकता, वो तो सरप्लस हो जाएगा बच्चों फिर। और सही है, अगर बच्चों कॉस्ट मॉडल में रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है, अब आप क्या करेंगे? एसेट इज नॉट इम्पेयर्ड। ठीक है बच्चों, नथिंग टू डन, कुछ नहीं करना। डन मेरे प्यारे भाई, डन भाई, सही है। ठीक है, फिलहाल इतना ही जहन में बिठाना है, फिलहाल फिलहाल ज्यादा नहीं सोचना, बस ये जहन में बिठाना है। डन, डन है ना? चलें इसको जरा कर लें अब जरा। भाई आपको जरा स्केच समझ आया बच्चों? हर साल के एंड पे इंपेयरमेंट होगी बच्चों, हर साल के एंड पे इंपेयरमेंट टेस्ट, क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ सकता है, हर साल के एंड पे इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। भाई जब आपको खदशा है एवं क्यों, अच्छा मेरी बात सुनो भाई, सुनना सुनना भाई, इधर सुनना भाई, मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ भाई। रात को अल्हम्दुलिल्लाह हम सब सो जाते हैं ना, अच्छा लॉक शॉक करके, ये वो सारी चीजें। बच्चों इधर देखना, अब इन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई दुआएं पढ़ी, अपना लॉक शॉक किया, ये वो। भाई अगर कोई मसला नजर आएगा तो बाहर बार बार जाके देखना है ना, या बोंगों की तरह बिला वजह बाहर जाके देखते हैं बच्चों, तो आपको चपेड़े मारेंगे यार, हर 10 मिनट बाद बार बाहर आ रहा है, इसको पकड़ लो, यही मुसीबत है। कल को मोहल्ले में कोई चोरी हो, उसने कहा इसी ने की थी, ये हर 10 मिनट बाद बाहर आ रहा है। क्या मेरी बात समझे हैं? तो बिला वजह टेस्ट किस चीज का करोगे प्यारे दोस्तों? डॉक्टर लिख के देगा खदशा है, फिर लैब में जाके टेस्ट करवाओगे ना। ये लैब वालों में जाके कहोगे, उन्हें कहोगे कि यार मुझ में मसला देखो और मेरा टेस्ट कर दो, वो कहेंगे किस चीज का? कर दो बस, जिस चीज का दिल करता है, देखो मुझ में मसला गया। तो प्यारे दोस्तों की खदशा होगा एसिड के इंपेयर होने का, तो टेस्ट परफॉर्म करोगे ना। अगर एसिड माशाल्लाह अच्छा चलता आ रहा है, सही चल रहा है, कोई मसले वाली बात ही नहीं है, धड़ाधड़ काम कर रहे हैं बच्चों, एसिड नया है, नई टेक्नोलॉजी है, मसला नहीं है, तो प्यारे दोस्तों क्या करोगे बताओ शाबाश? वो फिर तो नहीं करोगे ना जी। लॉजिकल बात है मेरे प्यारे भाई। पेपर में क्वेश्चन आ गया एमसीक्यूज 1 नंबर का, ये 1 नंबर का ही होगा। क्या था? मैनेजमेंट ने IS 36 के मुताबिक एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IS 36 इंपेयरमेंट ऑफ एसेट,
मैनेजमेंट नीड टू असेस, बोलो शाबाश, इम्पेयरमेंट, सही है बच्चों जी, ऑन एवरी ईयर, जी बोले शाबाश, सही है, या एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, जी बोले नो। मैनेजमेंट ने सिर्फ तब प्यारे दोस्तों असेस करना है किसको बच्चों, रिकवरेबल अमाउंट को, यानी मुकाबला रिकवरेबल अमाउंट के साथ तब करना, यानी इंपेयरमेंट टेस्ट तब परफॉर्म करना व्हेन देयर इज एन इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? क्या बात क्लियर है ना बच्चों? जी शाबाश, बात ख्याल करना बस। ये देखना लिखा क्या, मैनेजमेंट असेस दैट एनी इंडिकेटर्स ऑफ इंपेयरमेंट, क्योंकि इंडिकेटर है, अगर नहीं है तो फिर आगे मैंने लिखा क्या, मैंने कहा यस, नो पे तो बात ही नहीं की, अगर नो है तो बात ही खत्म, नो है तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है बच्चों। ओ भाई समझ के हो? यस, अगर नो होता तो खत्म, कहानी खत्म बच्चों। सर फिर भी एहतियातन इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म कर लें, क्या परफॉर्म करेंगे बच्चों? जब आपको पहले लग रहा है मसला कोई नहीं है तो बच्चों रिकवरेबल अमाउंट तो जाहिर सी बात है ज्यादा ही होना है ना फिर, वो ठीक है जी बच्चों। बच्चे नोट कर लिया, नोट कर लिया। अब दो छोटी छोटी एग्जांपल्स करनी है बस हम, ताकि आपको ना रिकवरेबल अमाउंट की समझ आ जाए बच्चों। ये पॉइंट समझाने हैं मैंने असल में, इंपेयरमेंट टेस्ट जी, ये मैंने पॉइंट समझाने हैं। अगर बुक वैल्यू ज्यादा है रिकवरेबल अमाउंट से, और फिर रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है बुक वैल्यू से, जी पहले ये समझ लेंगे, फिर ये कॉस्ट टू सेल क्या होती है इस पे बात करेंगे, फिर जाके कहीं वैल्यू इन यूज की बारी आएगी, फिर इसमें जो डिस्काउंट फैक्टर लेना है उसकी बारी आएगी कहीं, सही है? तो थोड़ा थोड़ा करके ठंडी करके जी जी, हम इंशाल्लाह एक ही दफा करके खत्म, फिर क्लास खत्म करके फिर नमाज पे जी। एग्जाम्पल 1 जी, मैंने क्लास वैसे जल्दी छोड़ देनी है, मैक्सिमम 2:30 बजे तक जी। क्या था, एन एसिड हैड अ कैरिंग अमाउंट, क्या तो स्टार्ट का, वैसे आपका कितने घंटे का लेक्चर होता है ईमानदारी से बताना है? तकरीबन 2.5 घंटे, पौने 2 घंटे। अच्छा कल जिस तरह 2.25 घंटे का हुआ था मैक्सिमम, है ना? अच्छा नॉर्मली 2.5 घंटे 2 घंटा 30-35 मिनट का होता है बच्चों। आज कम करवाऊंगा बच्चों, फिर भी ना शुक्रिया हो तुम लोग, कल भी कम पढ़ाया था, आज भी जी। प्यारे दोस्तों एन एसेट हैज कैरिंग अमाउंट कितनी प्यारे दोस्तों, 530, कितना प्यारे दोस्तों, 530, कितना प्यारे दोस्तों, 530। हालांकि कल मैं ये पढ़ा सकता था इंपेयरमेंट वाला, फिर मैंने कहा यार इन्होंने कहना खल्ली बल्ली हो गया जी। प्यारे दोस्तों कैरिंग अमाउंट कितनी प्यारे दोस्तों, बोलो शाबाश, इट्स वैल्यू इन यूज कितनी है, एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, क्या था, कैलकुलेट द रिकवरेबल अमाउंट, क्या रिकवरेबल अमाउंट बतानी है आपने, रिकवरेबल अमाउंट हायर है, क्या है बच्चों, ये मैं फॉर्मेट बनवाता हूं आपको, फिर इंपेयरमेंट लॉस बताना, और फिर कहता जी एसेट इंपेयर हो गया तो अब उसकी क्या बतानी है आपने, बोलो जी। अब ये सुनना जी, सोल्यूशन क्या मेरे प्यारे भाई, किस एग्जांपल का जी बच्चों, बुक का वैल्यू क्या बताएं, रुपीस कितना, हाँ जी 1000 में करिए, डन। फिर बच्चों जी बताएं, जी लेस, डन, नहीं, डन, फिर डन, नहीं है, अच्छा बच्चों चलो बताओ बताओ, क्वेश्चन में खुद गिवन है बच्चों, बताओ शायद 4 और
कितना आया जी? चलो बच्चों बताओ जी, ज्यादा क्या? तो क्या है ये बोलो? कितना? डन? नहीं समझ आई? और समझ आ गई? जी भाई सही है। इम्पेयरमेंट लॉस ही आ गया। डन? डन? अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं रिवाइज बुक वैल्यू कितनी है अब? इधर देखें, लोअर बताइए ना दोनों में से अब क्या, मतलब इधर हायर देख लिया ना, अब ये तो देख लिया, अब ये असल में हमारा एसेट होना कितना चाहिए, ये है कितने पे? तो जो रिकवरेबल, अच्छा जो दोनों में से लोअर है बस वही आपका जवाब है। अगर तो ये लोअर होता तो ये जवाब, अगर ये लोअर है तो, लेकिन इस क्वेश्चन में रिकवरेबल अमाउंट क्या है? लोअर, लेकिन हमारा एसेट कितने पे पड़ा है? ये लोअर है ना रिकवरेबल अमाउंट, तो यही जवाब है बच्चों। कितना जवाब है जी? 500,000। कैसे आया? माइनस? डन? डन? नहीं? ठीक है। ठीक है जी। रिकवरेबल अमाउंट ये, इंपेयरमेंट लॉस ये, और रिवाइज बुक वैल्यू ये। ठीक है, चलो एंट्री कर दो, शाबाश एंट्री कर दो इसकी। और नहीं समझे? जी जी भाई, ऐसे रख। ओ अल्लाह दे बंदे, हायर मरे, हायर हायर। हाँ हाँ भाई, अगर अगले क्वेश्चन में फिर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ज्यादा होगी फिर। हायर 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 दोस्त, इन दोनों का हायर, इन दोनों का हायर। रिकवरेबल अमाउंट इज अ हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और बच्चा वैल्यू इन, नहीं समझा ना? समझे जी बच्चों? ठीक है, ठीक है भाई, सही है इधर तक। चलिए नोट करें शाबाश, कर लो कर लो, नोट कर लो। कर लिया नोट? चलो बच्चों चलो जी, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछे, पूछ ले पूछ ले, पूछे मैं सही बताऊंगा। अगर तो इसी सवाल, मतलब कोई बेसिक, अगर तो अभी हम बेस पढ़ रहे हैं, बेसिक लेवल का सवाल है तो मैं जवाब दूंगा, एडवांस लेवल का तो मैं कहूंगा बाद में। जी पूछे, चले हो आगे समझ। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 2। चलो भाई, एन एसेट है कैरिंग वैल्यू कितनी बचे? 490। वैल्यू इन यूज कितनी बचे? 5 लाख। और लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कितनी बचो? बताएं। फिर वही फॉर्मेट बना लें, बल्कि जरूरत नहीं है, इधर देखें। कैरिंग अमाउंट कितनी है? रिकवरेबल अमाउंट हायर है, किसका? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। जी सही है बच्चों। अच्छा बच्चों, आप बताएं जी, आप बताएं इधर वैल्यू इन यूज कितनी है बच्चों? ये तो ये क्या है? भाई ने भी सवाल पूछा था कि सर हमेशा फेयर, हमेशा वैल्यू इन यूज ज्यादा होगी, नहीं, ये तो इत्तफाकन ऐसा हो रहा है। सही है, तो जो दोनों में से हायर है वो क्या है? रिकवरेबल अमाउंट। लेकिन इस क्वेश्चन में बुक का वैल्यू क्या है? कम, और बच्चों रिकवरेबल अमाउंट, तो बताएं कुछ करने की जरूरत है? जीरो। कैरिंग अमाउंट आफ्टर इंपेयरमेंट रिव्यू, यानी बता दें कितनी? ये यही बुक वैल्यू है, यही रिवाइज है बच्चों, और डन है चांद। नहीं नहीं नहीं, इसमें कोई एंट्री नहीं होगी। डन है बच्चों, ठीक है। डन भाई, सही है, हैं? चलें,
रिवाइज का मतलब है कि आफ्टर इम्पेयरमेंट, रिवाइज तो नहीं हुई बात, ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं जी आफ्टर इम्पेयरमेंट। क्या जी? जी आफ्टर इम्पेयरमेंट, यानी इम्पेयरमेंट के बाद कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इम्पेयरमेंट कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट रिव्यू, कहता जी सेम है, क्या है, फर्क ही नहीं पड़ा बच्चों को। सही है बच्चों, रिवाइज रिव्यू बस वही है जो है बच्चों एक्चुअल वाली। डन है जी। अब बच्चों सुनना, अब जरा स्कोप पे बात कर लें। किस पे बात कर लें बच्चों? स्कोप पे बात कर लें बच्चों। कहता जी इन्वेंट्रीज कवर्ड IS2 लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV, लेकिन कहता उस पे तो स्टैंडर्ड कौन सा लगना है? IAS2। अच्छा दूसरा कहता इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो फेयर वैल्यू मॉडल है, क्या है? कहता उस पे इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करने की जरूरत है, वो भी नॉन करंट, लेकिन परफॉर्म करने की जरूरत क्यों नहीं है? उसको तो ऑलरेडी आपने अगर लॉस आया तो फेयर वैल्यू लॉस रिकॉर्ड कर लेना ना, तो जरूरत नहीं है उधर। उधर बच्चे जरूरत किस पे अप्लाई होगा? प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, चाहे कॉस्ट मॉडल हो चाहे क्या हो। अच्छा रिवैल्यूएशन मॉडल पे तो नहीं होनी चाहिए, रिवैल्यूएशन मॉडल पे तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो आ जाने ऑटोमेटिकली, अगर वैल्यू कम ज्यादा वो लॉस या सरप्लस तो आ जाता होता है। फिर हाँ जी बच्चों, रिवैल्यूएशन हर साल नहीं होती, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको, नॉर्मली नहीं होती बच्चों हर साल। कंपनी की पॉलिसी है 3 या 5 साल वाली। डन है? अगर एसेट्स वोलाटाइल नेचर के नहीं है, यानी वोलाटाइल का मतलब है कि उनमें कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं है, पिछली दफा वाली बुक वैल्यू और हर साल करना बच्चों स्टैंडर्ड खुद कहता है हर साल ना करो। डन है बच्चों जी। प्यारे दोस्तों, अगर उससे पहले अगर कोई मसला बना तो बच्चों देखो उसके लिए फिर होना चाहिए ना बच्चों इम्पेयरमेंट, और समझ गए हो? आगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट कॉस्ट, हाँ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर कॉस्ट मॉडल पे है तो प्यारे दोस्तों फेयर वैल्यू मॉडल पे तो हर साल ही आपने खैर, वो सही है। अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है, चलो वो छोड़ो बात, मुश्किल हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल है, क्या है? हाँ जी, इसकी फेयर वैल्यू अपडेट नहीं होनी ना, तो प्यारे दोस्तों ये इसने तो बोलो शाबाश, बोलो शाबाश। इस पे तो प्यारे दोस्तों आपको शाबाश इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। इनटेंजिबल एसेट अल्हम्दुलिल्लाह कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग बच्चों पहले था सिलेबस में, पिछली दफा अब नहीं है। परचेज गुडविल प्यारे दोस्तों, सही है बच्चों, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, ये भी आप कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। डन? परचेज गुडविल होती क्या है भाई? टोटल नेट एसेट्स, टोटल नेट एसेट्स का मतलब है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। ये है किसी भी कंपनी की, मिसाल दे रहा हूं, नेट एसेट्स जो वर्थ है, वर्थ नेट एसेट्स को कहते हैं। किसी भी इक्विटी, हाँ जी, किसी भी कंपनी की है पहले दोस्तों 100, लेकिन आप उस कंपनी को एक्वायर, उस कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं, सही है, इसे कहते हैं कंसोलिडेशन। आप सारे शेयर्स या 51% से ज्यादा खरीदना चाहते हैं और आप 130 रुपए देने को तैयार हैं। क्यों? 100 वाली चीज की 130 क्यों दे रहे हैं बच्चों? जो नाम कमाया पिछले कई साल लगा के, जो ब्रांड इमेज है, जो कस्टमर्स हैं बच्चों उनके, वो भी तो आपके साथ आएंगे ना। सिर्फ चीजें आपके साथ नहीं आएंगी, वो ब्रांड नेम भी आपके साथ चल रहा होगा। वो 30 रुपए आपने गुडविल के दिए, ये नॉन करंट एसेट होता है बच्चों ये। डन है? बहरहाल हमारे सिलेबस में नहीं है, वैसे मैंने आपको बता दिया। अच्छा ये छोटी सी बात, रीवैल्यूड ये नहीं अभी पढ़ना बच्चों। इधर तक बात समझ आई बच्चों? इधर तक बात समझ आई? अब हमने मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ी सी बातें पढ़नी है जी, इधर देखें जी। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट, बोलो शाबाश, ऑफ डिस्पोजल या कॉस्ट टू सेल। क्या अगर आज एसेट को बेच दें, क्या करें बच्चों? कौन कौन सी कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल का पार्ट बनेगी और किस चीज को हमने कभी भी शामिल, ये देखें लीगल कॉस्ट बनेगी ना बच्चों। भैया लीगल अथॉरिटीज को पैसे वगैरह देने पड़ने हैं कि सर अब हम ये इस तरह इजाजतनामा, कभी कभार ऐसे होता है बड़ा हैवी किस्म का प्लान लगा होता है, लगाते हुए, डिसमेंटल करते हुए, बेचते हुए बच्चों, सही है बच्चों, आपको अथॉरिटी से इजाजत लेनी पड़ती है। डन? उसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी, लिखने पढ़ने का खर्चा, ट्रांसफर टैक्सेस बच्चों, अब बेचते हुए जो टैक्सेस की फी वगैरह पे करनी, कॉस्ट ऑफ रिमूविंग एसेट, डिसमेंटलिंग कॉस्ट, अनइंस्टॉलेशन, डायरेक्ट कॉस्ट टू ब्रिंग द सेल लेवल कंडीशन, कमीशन वगैरह पे कर दिया, क्या कर दिया, कस्टमर तक पहुंचाने का खर्चा मिसाल के तौर पे, ये तो आपको पता है, ये तो होंगे। अहम बात, कौन सी चीजें कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल का पार्ट नहीं बनेगी? कहता जी कभी भी इनकम टैक्स एक्सपेंस, इनकम टैक्स एक्सपेंस बच्चों जो इनकम होती है ना, इस पे टैक्स जो आपने देना, वो कभी भी कॉस्ट का पार्ट। अच्छा ये मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखो, असल में ना है तो खर्चा,
लेकिन हर खर्चा कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल का पार्ट फाइनेंस कॉस्ट, भाई इंटरेस्ट एक्सपेंस को कहते हैं, किसे कहते हैं? हर खर्चा कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल का पार्ट नहीं बनेगा। रिडंडेंसी या रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर, अब ये सुन ले बच्चों, रिडंडेंसी बच्चों, अब ना ये वो पैसे होते हैं जो लेबर को दिए जाते हैं। किसे दिए जाते हैं? इसके ऊपर स्टैंडर्ड अप्लाई होगा IS 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स। क्या? जो कि आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह जाके कहां? इंशाल्लाह CFA 1 में। डन है प्यारे भाई जी? एम्प्लॉय बेनिफिट्स। अब ये सुन ले बच्चों क्या है, प्लीज सुनने गौर से बच्चों। प्यारे भाई रिडंडेंसी या रीस्ट्रक्चरिंग सुनना, ये पैसे देने होते हैं किसको प्यारे दोस्तों? लेबर को। किसको प्यारे दोस्तों? आफ्टर इनकम, आफ्टर सेल का मतलब है एक प्लांट था प्यारे दोस्तों, उससे चीजें बनती थी। क्या बनती थी बच्चों? प्रोडक्शन होती थी। क्या होती थी बच्चों? लेबर उसमें काम करती थी ना, 8 घंटे एक दिन में काम किया, 10 घंटे किया, उनको पैसे देने हैं मंथली। अब जब एसेट नहीं रहा, जब एसेट, तो वो लेबर भी नहीं रहेगी। तो बच्चों ये लॉ के कानून के अंदर लिखा है, जब भी आपने किसी को फायर करना, क्या करना बच्चों? ये लेबर लॉस के अंदर भी लिखा है। तो आपको रिडंडेंट करने के लिए, रिडंडेंट का मतलब निकालने के लिए, आपको कम से कम इतने महीनों की सैलरी उनको देनी चाहिए प्यारे दोस्तों, ताकि वो अपना ना 2-3 महीने न्यू जॉब सर्च करते हुए बच्चों अपना गुजर बसर कर सकें, अपने घर का किचन चला सकें। डन मेरे प्यारे दोस्तों? ठीक है बच्चों, एक तो ये बात। दूसरी बात, एम्प्लॉय बेनिफिट्स। बच्चों कभी कभार होता है ना, जिस एम्प्लॉय ने 10-15 साल कंपनी में काम कर लिया, अब छोड़ते वक्त बच्चों उसे ग्रेचुटी मिलती है। सही है बच्चों? पेंशन फंड, इस तरह की बातें। इसके लिए ये है एम्प्लॉय बेनिफिट्स वाला स्टैंडर्ड, जो आप इंशाल्लाह CFA 1 में पढ़ेंगे। अच्छा स्टैंडर्ड है, इंटरेस्टिंग है। CFA 1 में पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे बच्चों? कहता आपने सेल कर दिया, अब जारी सी बात है प्यारे दोस्तों, जब सेल कर दिया, अब उस प्लांट से प्रोडक्शन नहीं होनी, तो जो लेबर है रेलिवेंट, जो 200 बंदा 100 बंदा उस प्लांट पे काम कर रहा है बच्चों, मशीन पे काम कर रहा है, चीजें बना रही हैं, अब वो प्रोडक्ट ही बंद होगी बच्चों। तो बच्चों अब उनको क्या करना पड़ेगा? उन्हें कहना पड़ेगा ना कि सर अब जो है ना वो कंपनी के ऑपरेशंस बंद हो रहे हैं। और सही है बच्चों? अब उन्हें आफ्टर प्यारे दोस्तों, आफ्टर प्यारे दोस्तों इनकरिंग, क्या प्यारे दोस्तों? ये खर्चा हुआ आफ्टर प्यारे दोस्तों, ये प्लांट को सेल करने के बाद। क्या बच्चों? तो प्यारे दोस्तों ये तो एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं बच्चों, IS 19 कवर करेगा इसे। कौन कवर करेगा बच्चों? इसको इधर नहीं लेना आपने। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? हाँ, आफ्टर इनकरिंग का मतलब क्या, ये समझ लें बच्चों। प्यारे दोस्तों आफ्टर इनकर इसलिए लिखा है, कभी कभार इधर देखें, एम्प्लॉयज को जो पैसे देने हैं उस प्लांट को डिसमेंटल करने के, क्या करने के? जो इजाफी पैसे दिए, जो फिक्स कॉस्ट से हटके होते हैं, वो तो आएंगे ना मेरे प्यारे भाई, वो तो आएंगे ना, वो तो जरूरी था। और भाई बात समझ आई है? बात समझ आई प्यारे दोस्तों? अच्छा जी, यहाँ प्यारे दोस्तों अब ये समझना रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है। रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है? जब आपने एक दफा प्लांट को डिस्पोज कर दिया, अब इधर कोई नई चीज आनी है ना, अब आपने अपने सिस्टम को रीस्ट्रक्चर करना। क्या करना? आपने कहना नहीं यार अब इसको ऐसे चलाना, ऐसे चलाना, ऐसे करना, ऐसे करना। अब इस आपने कहा जी हमने ना, अब जिस तरह वो क्रिसेंट से इधर, क्रिसेंट शिफ्ट हुआ मॉडल टाउन से इधर बच्चों, रीस्ट्रक्चरिंग। क्या प्यारे दोस्तों? अपनी मैनेजमेंट को कुछ चेंज करना, फलांग करना, इस पे जो कॉस्ट आई है प्यारे दोस्तों, कुछ ट्रेनिंग कॉस्ट या शिफ्टिंग कॉस्ट प्यारे दोस्तों, वो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल का पार्ट नहीं बनना। क्या मैं समझा पाया? आफ्टर इनकरिंग सेल, ये मतलब समझ आया? इनकर्ड आफ्टर सेल, ये समझ आया? और भाई समझ आ गया बच्चों? समझ आया बच्चों जी? इनको कभी भी याद रख ले, इनकम टैक्स यानी हर खर्चा बच्चों कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में से माइनस इनकम टैक्स हो गया। ये बच्चों क्या उसका नाम, मेरी फाइनेंस कॉस्ट होगी, रीस्ट्रक्चरिंग या रिडंडेंसी कॉस्ट, इन्हें हमेशा हमने क्या करना है बच्चों? इग्नोर। डन है मेरे प्यारे भाई? डन है बच्चों? डन जी। अब आप आए, वैल्यू इन यूज नहीं अभी पढ़ सकेंगे बच्चों, वैल्यू इन यूज मुश्किल हो जाएगा। इधर आए प्यारे दोस्तों, एक एग्जांपल कर लें बच्चों। अच्छा वो बाद में करते हैं, पहले ना ये पढ़ लें जरा। एग्जांपल नंबर 6 पढ़नी है आपने, पेज नंबर 327 होगा मेरे प्यारे दोस्त, पेज नंबर 327 मेरे प्यारे भाई आपको नजर आ रहा होगा। आ रहा है नजर भाई? क्या था जी? रिकवरेबल अमाउंट। क्या मेरे प्यारे दोस्त? क्या? अच्छा फेयर वैल्यू लेस, इधर ना रिकवरेबल अमाउंट में वैल्यू इन यूज नहीं सिखानी उसने, वैल्यू इन यूज के लिए अलग एग्जांपल है। इधर उसने आपको सिखाना है बच्चों फेयर वैल्यू में से कौन कौन से खर्चे माइनस होने हैं। एक कंपनी हैज एन एसेट विद द फॉलोइंग डिटेल, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस कितनी है?
एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस कितनी है? उसने आपसे पूछा क्या, कैलकुलेट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, है ना जी। एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस आ गई 200,000। कहता कॉस्ट ऑफ डिलीवरी टू पोटेंशियल कस्टमर, कस्टमर तक चीज को पहुंचाने का खर्चा, यस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल जी 2 लाख में से इधर देखें बच्चों, लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में ये 20,000 आ गया बच्चों। ये लीगल कॉस्ट इन्वॉल्व इन द सेल, ये बच्चों होगा बच्चों 10 लीगल कॉस्ट। भाई आपने वकील साहब को पैसे दिए कि सर देखें मेरा केस है ये, मैंने ना इस प्लांट को ना, मुझे इजाजत नंबर दी, स्पेसिफिक नेचर का प्लांट था, 5 साल मैंने इस्तेमाल करना था, अब मैंने ना इसको बेच देना है, तो इस स्पेशल नेचर का प्लांट है, इस तरह के प्लांट बहुत यूनिक है, फलां पार्टी को बेच रहा हूँ, ताकि गवर्नमेंट को पता हो ना ये प्लांट जा कहाँ रहा, कहीं ऐसा ना हो कि ये ऐसा प्लांट है, ये खतरनाक नेचर का प्लांट है, इसको खास तरह से इंस्टॉल करना है, खास तरह से चलाना है, तो भाई इसके लिए कितने पैसे पे कर किए बच्चों जी। ये क्या हो जाएगा, ये भी कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में आ जाएगा बच्चों। कॉस्ट ऑफ, ये सुनना, कॉस्ट टू रीऑर्गेनाइजिंग द, पहले टीम ए प्रोडक्शन का पार्ट थी, अब आपने कहा नहीं टीम ए काम सही नहीं कर रही, टीम बी को पार्ट, टीम बी को जरा, टीम बी जो है ना ये सही है बच्चों, सही है, इनमें 1-2 बंदे और ऐड कर दिए आपने, डाना मेरे प्यारे भाई, और प्यारे दोस्तों को समझाया, ट्रेन किया भाई, अब आपने ना इस तरह ना रीऑर्गेनाइज करना, चेंज करना, क्या करना जी। तो ये जो कॉस्ट है मेरे प्यारे दोस्तों बोलो आफ्टर डिस्पोजल ऑफ प्लांट, ये तो बच्चों डिसीजन मेकिंग का पार्ट है ना, ये तो होता रहता है प्यारे दोस्तों इस तरह जी। ये क्या बच्चों 50,000, बताएं इसका क्या करना है, इसका आपने नोट लिखना है, क्या लिखना मेरे प्यारे दोस्त, नोट, इसका आपने क्या लिखना बच्चों, नोट, क्या लिखना गुड्डू जी, क्या नोट लिखेंगे आप, लिखेंगे रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। बताएंगे कितनी आ गई बच्चों कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, क्या बात समझ आई चाह भाई, क्या बात समझ आई है गुड्डू, क्या बात समझ आई? अच्छा बच्चों आप भी इधर आए, ये बात समझ आ गई, एग्जाम्पल की समझ आई। एग्जाम्पल नंबर 5 जी, सर जी पार्ट बना दीजिएगा।